हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है अभी तक। थोड़ा सा बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में, जो कि थी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। उसके बाद हमने पढ़ा था पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसके टॉपिक का नाम है मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो इंटरेक्ट करती हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट बिफोर स्टार्टिंग आपको कौन सा रजिस्टर निकालना है? आप सभी को निकालना है आपका कंसेप्ट रजिस्टर एंड केस स्टडीज। हम कौन से रजिस्टर में लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम केस स्टडी लिखते हैं Q&A रजिस्टर में। सो दोनों रजिस्टर्स निकाल लीजिए, टेबल पे बैठ जाओ अच्छे से, बिकॉज इट्स टाइम टू स्टडी। बट बिफोर स्टार्टिंग, वी आर all at the platform of Magnet Brains. It is one and only in India which provides quality free education from kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. If you want e-notes or e-books, the links are given in the description below. We provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. अगर आपके आसपास कोई फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, कोई फ्रेंड्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, we have a separate YouTube channel for them dedicated especially to Hindi medium students. So yes, all these services absolutely free of cost. So what are you waiting for? Like this video and subscribe to the channel if you haven't. Okay students, एंड वन मोर थिंग मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं सो हमारा क्या होता है कि हमने थ्योरी पढ़ ली, केस स्टडी सॉल्व कर ली, बुक बंद कर दी एंड उस टॉपिक को हम रिव्यू कर रहे हैं आफ्टर 4 days 5 days। ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आप टॉपिक को पढ़ो उस दिन रात में सोने से पहले उसको एक बार देख के रिवाइज करके सो अगले दिन आप थोड़ा सा क्लास से पहले उसको ओवरव्यू कर लो एंड हफ्ते के एंड में संडे के दिन जब आपको स्कूल से छुट्टी मिलती है तब आप उसको रिवीजन कर लो एंड एवरी 15 days ऐसा रिपीट करो, ताकि टॉपिक्स परमानेंट मेमोरी में नहीं, आप टेम्पररी मेमोरी में नहीं, आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो। कोई भी चीज़ हम अभी याद करते हैं तो शाम तक भूल जाते हैं, इसलिए आपको बार बार रिविजन करके उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है, राइट? और आप सभी तो मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप तो ऐसा पक्के से करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडिंग डालिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में ग्लोबल एंटरप्राइजेस और स्लैश करके लिखिए मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके स्टूडेंट्स, सो what are multinational companies? So multinational consist of 2 different words, multi and national, है ना? मल्टीनेशनल जो वर्ड है इसमें 2 शब्द हैं, पहला मल्टी और दूसरा नेशनल। सो मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी, ठीक है? सो मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशंस। ओके, सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज। ओके, सो अगर एक कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है, ऑपरेट करती है, तो मैं उसको कहूंगी कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इस कंट्री की ब्रांचेस, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप डिफरेंट कंट्रीज में हैं। ओके, सो मल्टीनेशनल मतलब ये इंटरेक्ट कर रही है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, नॉट द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? हमारे भारत के अंदर की इकोनॉमी। और जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? वी आर ट्रांजैक्टिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है कि ये जो कंपनी है इसकी ब्रांचेस या बिजनेस हाउस अदर कंपनीज में, अदर कंट्रीज में भी स्प्रेडेड है। ओके, सो फटाफट इसके नोट्स बनाइए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे कॉरपोरेशन वर्ड क्यों लिख दिया? आपने तो बोला था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशन होती है जो कि गवर्न होती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लिखा है तो इसका भी कोई स्पेशल एक्ट होगा? नो, यहाँ पे कॉरपोरेशन और कंपनी वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको परेशान नहीं होना, यहाँ पे कॉरपोरेशन का मतलब वो क्या कह रहे हैं? कंपनी ही कह रहे हैं,
ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो मल्टीनेशनल कंपनी इज ऑल्सो नोन एज 5 ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइज। ओके, तो आपको ये वाली जो लाइन है इस पे ज़्यादा एम्फेसिस ले डाउन नहीं करना क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री, द होम कंट्री, एंड इट कैरीज द बिजनेस इन अनदर कंट्री, द होस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो जहाँ पर कंपनी बनती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स, ठीक है, इट डील्स इन फूड प्रोडक्ट्स, इट डील्स इन फूड प्रोडक्ट्स, और ये जो सेटअप हुई थी, ये जो कंपनी बनी थी, ये इंडिया में बनी थी। ठीक है, सो इंडिया क्या हो गई, इसकी होम कंट्री हो गई, बट इसकी डिफरेंट कंपनी की जो सिस्टर कंसर्न्स हैं और छोटी छोटी कंपनी उन्होंने बना के रखी हैं या फ्रेंचाइजी दे के रखी है, सो ये डिफरेंट कंट्रीज में है। सो ये सारी कंट्री क्या कहलाएंगी, होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, हेडक्वार्टर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन वन कंट्री एंड इट कैरीज बिजनेस इन अनदर कंट्री दैट इज होस्ट कंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया। जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है वो भोपाल में है, ठीक है, तो यही होम प्लेस हो गई। ठीक है, मान लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स अलग अलग सिटीज़ में जाके ब्रांचेस ओपन करता है। वैसे तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्योरली फ्री फॉर एवरीवन, बट अगर ब्रांचेस ओपन करता है तो वो जहाँ जहाँ ब्रांचेस ओपन होंगी वो क्या कहलाएंगी, होस्ट कंट्रीज। ओके, या फिर होस्ट places. Okay, so let's start with further thing. The multinational companies get incorporated in the home country. तो home country मतलब the place of incorporation, जहाँ पे वो कंपनी बनी है। तो हमारे एग्जाम्पल में इंडिया में बनी थी, तो मतलब इंडिया इसका place of incorporation है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, हुंडई, नाइकी, रीबॉक, लोरियल, सनी, सोनी, LG, सैमसंग एट्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनकी होम कंट्रीज डिफरेंट स्टेट में है एंड होस्ट कंट्रीज अलग अलग, होम कंट्री डिफरेंट कंट्री में है एंड होस्ट कंट्री भी डिफरेंट कंट्रीज में है। ओके, सो ये ट्रांजैक्ट कर रहे हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स, कोका कोला इम्पॉर्टेंट है, नाइकी इम्पॉर्टेंट है, सोनी इम्पॉर्टेंट है, सैमसंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो केस स्टडीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। सो इनको प्लीज़ मार्क कर लेना बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस अराउंड दिस। ओके, सो प्लीज़ राइट नोट्स ऑफ दिट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से नोट्स बना लोगे वीडियो पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑथर्स के फॉर्म में लिखना है, यानी आप एमएनसी को समझाओ, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को समझाओ, बट ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन समझाओ। सो ऑथर्स होते कौन हैं? जैसे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। जैसे कून्स और ओडोनिल। कून्स और ओडोनिल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं थे, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस दी। ठीक है, जैसे पॉल ए सैमुअल्सन, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस दी। इसलिए बिजनेस स्टडीज़ में भी ऐसा ही है। बिजनेस स्टडीज़ में आप बहुत सारे लोग देखेंगे जैसे जेएम कीन्स, है ना, हैरोल्ड, और इन सब ने बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एमएनसीज की डेफिनेशन दी है डिफरेंट ऑथर्स ने। अब जब भी स्टूडेंट्स हमारा जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया लिखने को, व्हाट इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, और आपने इसमें लिख दिया ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन वेयर देयर इज वन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द होम कंट्री एंड अदर ब्रांचेस ऑफ इट आर रनिंग फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज। ठीक है, सो इट इज ट्रांजैक्टिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एज इन टोटल it has so many branches in different countries. okay, या फिर आपने एक easy सी डेफिनेशन लिख दी जो हमने अभी पढ़ी थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री एंड कैरीज ऑन बिजनेस इन अनदर कंट्री। ठीक है, या फिर आपने इससे भी इजी डेफिनेशन लिख दी कि मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, सो आपने ये सबसे इजी वाली डेफिनेशन लिख दी। अब क्या हुआ
कि आप इसके कुछ कीवर्ड्स भूल गए, ठीक है। सो आपने सिंपल ऐसे लिख दिया, मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लोबल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर बिजनेस इज रन इन where the incorporation is done in one country which is called as home country and the business is run in host countries as well as the home country। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लग रही है, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़े से मार्क्स कम मिले, ठीक है। तो तब हमें कौन बचाता है, हमें बचाती है तब डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन। सो इसलिए ऑथर्स की डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ऑथर है रिचर्ड एल्स, ठीक है। सो मल्टीनेशनल कंपनी इज अ क्रॉस बॉर्डर और ट्रांजेशनल बिजनेस organization or aggregate of organization that is characterized mainly by dispersal of its managerial centers among several nations for the purpose of overcoming the barriers of the political frontier of the states। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम हम इसे याद कैसे करेंगे, हाउ विल वी रिमेंबर दिस सच ह्यूज डेफिनेशन गिवन बाय रिचर्ड एल्स, ठीक है। सो आपको किसी भी एक ऑथर की डेफिनेशन याद करनी है, ये टफ लग रही है ये याद कर लो, ये टफ लग रही है ये याद कर लो, कोई भी एक ऑथर की डेफिनेशन याद करनी है। तो इसको याद करने के लिए कीवर्ड्स क्या हैं, क्रॉस बॉर्डर, ट्रांजिशनल और इसके साथ पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ द स्टेट, 3 कीवर्ड्स हैं। इसके बाद बात करें नील एच जैकोबी की डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है इन्होंने, ये वाली तो आप पक्के से याद कर लोगे। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। ये तो सुपर सिंपल है राइट स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप लिख ही सकते हो। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन कमीशन, ये किसी पर्सन ने नहीं दी, कमीशन ने दी है जहाँ पे कमिटी मेंबर्स थे। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट्स इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 और मोर अदर कंट्री, ये भी सिंपल है, ठीक है। सो अगर आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस वाली पे चले जाना, ये सुपर ईजी है, ओके। और आप नोट डाउन भी अपने नोट्स में वो करो जो आपको इजी लग रही है, पूरी डेफिनेशंस नोट करने की नीड नहीं है, ओके। चलिए प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अभी बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था मैम हमें लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेने का, पूरी स्क्रीन दिखाया करो, तो यस आप स्क्रीन देख सकते हैं, ओके। तो चलिए आपको जब भी ऐसा कुछ लगे कि मैम हम नहीं ले पा रहे स्क्रीनशॉट, हम लिख नहीं पा रहे, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं आप सबके कमेंट्स अच्छे से पढ़ती हूँ, ओके। नाउ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब फीचर्स, अब देखो जब पेपर में आए व्हाट इज द नेचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर आपसे पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तीनों का आंसर सेम ही होता है, ठीक है। सो अगर मैं फीचर्स बोल लूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लूँ, मैं यहाँ नेचर लिख दूँ, ये बात एक ही है, ठीक है। सो ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ओके। सो मेरे स्टूडेंट्स के क्या फीचर्स हैं, मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स की बात नहीं कर रही, मेरे स्टूडेंट्स के फीचर्स की बात कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फर्स्ट फीचर। उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर्स फटाफट लाइव देखते हैं जब भी लाइव होता है। उसके बाद सारे वीडियोज़ को चेकआउट करते हैं, सारे शॉर्ट्स के अपडेट्स के साथ एक्टिव हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं कंसेप्ट रजिस्टर में, और Q&A रजिस्टर में मेरे सभी स्टूडेंट्स सारी केस स्टडीज नोट डाउन करते हैं अलॉन्ग विद क्लासेस, जो भी मैं NCERT के सॉल्यूशंस कराती हूँ वो भी लिखते हैं। सो ये मेरे स्टूडेंट्स के फीचर्स हैं। हाँ कभी कभी बदमाशी भी करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन भी करते हैं, राइट। सो लाइक दिस वीडियो अगर आप ऐसा करते हो तो, है ना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना, ओके। चलिए सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के फीचर्स की, नहीं किसके फीचर्स की, MNC के फीचर्स की। सो द मेन फीचर्स ऑफ MNCs आर जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। अब ऑब्वियसली एक बिजनेस चालू हुई एक कंट्री में, बिजनेस वहाँ पर भी हो रहा है एंड स्प्रेड हुई है, ग्रोथ हुआ है अलग अलग कंट्रीज में, तो एक्सपेंशन भी हो गया है। तो एक है होम कंट्री, दूसरी है होस्ट कंट्रीज, तो ऑब्वियसली साइज तो बड़ा होगा ही ना बिजनेस का। एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, अब इतनी ज़्यादा कंट्रीज में इसके ऑपरेशंस रन हो रहे हैं तो कैपिटल भी ज़्यादा ही होगा। द एसेट्स एंड द सेल्स ऑफ MNCs आर क्वाइट लार्ज, ओके। दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल, okay. Their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceeds the gross national product of a developing country. तो MNC का कभी कभी सेल्स टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारे इंडिया का जो GNP होता है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको क्रॉस कर देता है,
तो आप समझ सकते हैं कि एमएनसी की वैल्यू क्या है। ओके, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है स्टूडेंट्स जिसका नाम है नेशनल इनकम, उसमें आप सीखेंगे। ओके, सो इसको आप डिटेल में सीखना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कंपनी के सारे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। उसके भी बियॉन्ड हो जाता है एमएनसी का सेल्स टर्नओवर। जैसे इंडिया में अगर मैं आपको बोलूँ आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल एसेट्स ऑफ IBM, IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, एक्सीड्स $8 बिलियन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द व्हाट एक्चुअल फिगर शुड बी। ओके, सो ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो इंडिया तो अपनी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड वो ही नहीं है। तो यही वो बात बोल रहे हैं कि साइज बड़ी होती है इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो कई बार तो इतना ज़्यादा कमा लेते हैं कि हमारे देश के GNP क्रॉस हो जाता है, ठीक है। GNP उससे कम होता है उनकी सेल्स टर्नओवर से। सो ये कितनी बड़ी बात है कि MNCs का कितना बड़ा रोल है। प्लस MNCs बहुत अच्छी जॉब्स भी देती हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। ओके, सो ये फर्स्ट फीचर हो गया। नाउ सेकेंड फीचर की बात करें, अब आप इसको लिख लो अच्छे से फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड फीचर की, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ओके, सो द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द होम कंट्री, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है X, ठीक है, ये इंडिया में है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच तो इंडिया में ही है, ये MP में थी, ठीक है, और फर्स्ट ब्रांच इंडिया में ही है UP में, ठीक है। सेकंड ब्रांच है सिंगापुर में, थर्ड ब्रांच है लेट्स से थर्ड ब्रांच है टोक्यो में, ठीक है। सो ये डिफरेंट एरियाज में ब्रांचेस हैं। तो बताइए ये जो 3 ब्रांचेस हैं, ये कहाँ से रन होंगी, इसका पूरा मैनेजमेंट होम कंट्री से ही होगा, इसका पूरा मैनेजमेंट होम कंट्री से होगा, यानी मैनेजमेंट की जो पावर्स है वो अभी भी X के पास ही है। ओके, तो यही बात बोली गई, स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज बट आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द होम कंट्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ all the branches operate within the policy framework formed by the headquarters. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर हम साथ में लिखेंगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, पूरे देश भर में काम हो रहा है उनका, सो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर सकते। इनको देख के दूसरी छोटी छोटी कंपनीज एडवांसमेंट लाती हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, सो इसलिए MNCs को बोला जाता है यहाँ पे हमेशा टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस ही यूज़ होती है। ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, ठीक है। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे लिखा है वर्ड कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रही हूँ कैपिटल इंटेंसिव की, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि फैक्ट्री में या कंपनी में या फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाय वे ऑफ मशीन्स, ठीक है। और दूसरी टेक्निक होती है इसी के जैसी, जिसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव क्या होता है? कंपनी में या फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाय वे ऑफ लेबर, यानी यहाँ पर मैनुअल काम हो रहा है और यहाँ पे मशीन से काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर MNCs में ना लोग मैनुअल काम नहीं करते, मशीन से काम होता है। ओके, एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनोवेटिव टेक्निक्स कहाँ से आती हैं? इनोवेटिव टेक्निक स्टार्टअप कल्चर को इंडिकेट करती है, ठीक है।
कि मतलब आप पुराने मेथड्स मत यूज़ करो, नए नए मेथड्स लेके आओ, नई नई इनोवेशन करो। ओके, सो स्टार्टअप्स भी तो यही बोलते हैं। ओके, सो स्टार्टअप्स में क्या होता है, हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं। सिमिलरली एमएनसीज भी इनोवेटिव टेक्निक्स को अडेप्ट करती हैं, पुरानी टेक्निक्स को अडेप्ट नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप इस पूरे सेकेंड और थर्ड पॉइंट के नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आई होप चाहे आप स्क्रीनशॉट लो, चाहे आप लिख रहे हो पॉज करके, दोनों में जो भी आप कर रहे हो चलेगा, बट नोट्स बनने चाहिए, है ना। आई वॉन्ट दैट यू मेक द नोट्स। सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट फीचर्स में एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। ठीक है, सो ड्यू टू द विजिट ऑफ इट्स वास्ट रिसोर्सेज and excellent marketing skill, MNC has access to the international markets. It is able to sell its products, services in the different countries. Okay, so multinational corporation operates in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a great network of branches and subsidiaries in the host countries. So expansion of market territory का मतलब क्या होता है, सुनिए। मैंने आपको रीड आउट करवाया ये अच्छे से, पर आपको इसमें से आधी चीज़ें समझ में आई और आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। मतलब आपकी हालत कुछ इस बच्चे की तरह है जो कि कंफ्यूज हुआ पड़ा है। सो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, राइट स्टूडेंट्स। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, है ना। तो आपको स्माइल करना है एंड समझना है। सो देखिए, ये है आपका एमएनसी, है ना। इसका नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड, एक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है मान लो, या फिर पब्लिक लिमिटेड ही है। तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सिर्फ क्या लिखते हैं, लिमिटेड, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप होता है ना एक्सपेंशन का। सो देखिए, सो एक्स कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है। नाउ ये इंडिया में है। इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, इसकी ब्रांचेस हैं यूएस में, यूके में, चाइना में, इटली में। ठीक है, इतनी जगह में इसकी ब्रांचेस हैं, और भी कुछ कंट्रीज ले लो आप। ठीक है, आप स्टूडेंट्स यहाँ पर तो उनका बिजनेस रन हो ही रहा है। पूरी मैनेजमेंट इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की भी कहाँ हो रही है, यहीं हो रही है, क्योंकि ये तो इसी की ब्रांचेस है ना। ठीक है, सो इनके जो ट्रांजैक्शन है पूरे अलग अलग देशों के साथ हो रहे हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट डेवलप होता जा रहा है, एक मार्केट बनता जा रहा है, एक लिंक बनती जा रही है, राइट। तो जब एक लिंक बनती जा रही है, जैसे मान लो आप एक, अभी आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि आप ग्लोबल एंटरप्राइज पढ़ रहे हो। मान लो आप अपने घर से एक स्मॉल बिजनेस कर रहे हो। ये स्मॉल बिजनेस क्या है कि आप ना, आपकी मम्मा और सबसे मिलके आप ये अचार के जो जार्स है, ठीक है, अचार बनाते हो। ठीक है, अब अचार आपने बनाई आम की, आम का शुद्ध अचार, आपने इसका ये नाम रखा, आम का शुद्ध अचार। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब आपने ये आम का अचार जो है इसका नाम रखा। अब अगर अपन बात करें आगे की, तो आपका जो ये बिजनेस है, आप अपने जो घर से चलाते हो बिजनेस, ये भोपाल में है। आपने अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, इसकी थोड़ी सी फोटो खींची अचार की, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताया, कैसे ये बनती है वो सब देखा। अब क्या हुआ, आपको ऑर्डर्स आने लगे जबलपुर से, आपको ऑर्डर्स आने लगे मुंबई से, आपको ऑर्डर्स आने लगे झांसी से, आपको ऑर्डर्स आने लगे केरला से, और धीरे धीरे पता नहीं कितने सारे स्टेट से आपको ऑर्डर आने लगे। तो मैं क्या बोलूं कि ये स्टेट मार्केट्स कनेक्ट हो गए हैं, स्टेट मार्केट्स पूरा कनेक्ट हो गया है, मैं यही बोलूंगी, है ना। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो एक है अपनी होम कंपनी, होम कंट्री में अपनी है एक्स लिमिटेड। सो अगर इसकी ब्रांचेस
अलग अलग देशों में हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हो गया है। यस, यही बोलेंगे, राइट। सो सेम बात हो रही है यहाँ पे। अब समझते हैं लाइंस को। सो ड्यू टू द वास्ट रिसोर्सेस, यानी ज़्यादा रिसोर्सेस एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल, और बहुत अच्छी मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट को सेल करने की ताकत। एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल क्या होती है? प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका बहुत एक्सीलेंट है ना एमएनसीज का। तो ज्यादा रिसोर्सेस मतलब ज्यादा पैसे, ठीक है, और प्रोडक्ट को सेल करने के अच्छी स्किल्स आती हैं। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास मार्केटिंग स्किल है, आप ना सिर्फ होम कंट्री में बल्कि सारी होस्ट कंट्रीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इसलिए एक्सेस कहाँ है? इंटरनेशनल मार्केट्स में है, ठीक है। ना सिर्फ होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री, उनके अलावा जितनी कंट्रीज हैं आप सब में सामान बेच सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं एक्सेस to international markets. Now students, it is able to sell its product services in different countries. A MNC corporation operates in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiaries in the host country. अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया subsidiaries. आपको सब समझ आ गया होगा, सिर्फ ये एक वर्ड नहीं आया होगा समझ में। सो स्टूडेंट, सब्सिडरी क्या होता है समझा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है ए लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है, इसका नाम है बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में क्या खरीद लिया? पेड अप शेयर कैपिटल खरीद लिया, मोर देन हाफ। यानी 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल खरीद लिया, वो भी पेड अप शेयर कैपिटल, यानी जिसका पैसा आ चुका है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, और क्या खरीद लिया? कंट्रोल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मैनेजमेंट का हक ले लिया। किसने? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में। तो ए क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी, और बी का ही सब कुछ टेक ओवर हुआ है, तो बी क्या बन गई? सब्सिडरी। सब कुछ नहीं, केवल ये दो चीजें, सब्सिडरी। सो अगर मैं बोल रही हूँ एमएनसी की कोई सब्सिडरी है, तो मतलब एमएनसी का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल है उस सब्सिडरी के ऊपर। उस सब्सिडरी में कुछ भी होगा, वो डिसीजन किसके होंगे? एमएनसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे। सो यस, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में खरीद लेती है आधे से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, और खरीद लेती है मैनेजमेंट में बोलने का हक, तो ये सारी चीज़ें अगर जिसमें खरीदा वो बन गई सब्सिडरी, जिसने खरीदा वो बन गई होल्डिंग। आपको समझ में आया? सो ये था अपना पॉइंट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, बट उसके पहले पॉइंट नंबर 4 के आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, सो मैं आपके जो नोट्स हैं मैंने रिमूव नहीं किए हैं, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अच्छे से समझा एंड लिखा भी। ओके, सो कभी भी आपको किसी भी चीज़ के नोट्स बनाने हो, व्हाट यू हैव टू डू, पॉज द वीडियो, राइट डाउन द नोट्स, और इफ़ यू आर वॉचिंग इट वाइल स्लीपिंग, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप एक दिन संडे को भी नोट्स बना सकते हो, बट अगर स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तो सिस्टमैटिक मैनर में उसकी फाइल्स को मेंटेन करते जाओ, क्योंकि बाद में क्या होगा, फिर वीडियो प्ले करो, फिर पॉज करो, फिर स्क्रीनशॉट लो, इसलिए अभी एक बार में ही सारी चीज़ें करो। ओके, सो यस, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। So students, point number 5 है oligopolistic powers. So oligopolistic power means in the hands of few companies only. Due to their giant size, the MNCs occupy a dominating position in the market. They also take over other firms to acquire huge power. For example, Hindustan Lever Limited acquired Tata Oil Mills, Ponds India etc. to improve its market share. So oligopolistic powers क्या होता है? अब हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों एमएनसीज हैं, ठीक है, हाँ मैं बोल सकती हूँ लाखों कंपनीज हैं, बट करोड़ों एमएनसीज हैं ऐसा तो नहीं है ना, कुछ ही एमएनसीज होती हैं, ठीक है। तो जब भी ये कुछ शब्द आ जाता है वहीं पर ओलिगोपॉली आ जाता है। सो कुछ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो ओलिगोपॉली फॉर्म ऑफ मार्केट है। कैसे? क्योंकि कुछ ही फर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल में अपनी जो नेटवर्क्स आते हैं वो कौन से आते हैं? एयरटेल, ठीक है, जियो, आइडिया, बीएसएनएल, ठीक है, फिर आता है अपना बहुत सारे और भी आते हैं, बट मुझे इतने ही पता है, ठीक है, बट कुछ ही जो नेटवर्क्स हैं वो अपन यूज़ करते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मोबाइल नेटवर्क्स हैव ओलिगोपॉली फॉर्म ऑफ मार्केट।
ठीक है। सिमिलरली एमएनसीज भी कुछ होती हैं। सो ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज। तो एमएनसीज का एक बहुत बड़ा साइज होता है, इस वजह से क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज डोमिनेट करती हैं। वो क्या करती है, दूसरी फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनी समझ लो एक बड़ी मछली है और दूसरी फर्म छोटी मछली है, तो बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। सिमिलरली एमएनसी क्या करती है, पूरी जो छोटी छोटी फर्म्स है उनको टेक ओवर करती है, एक्वायर करती जाती है, ठीक है। उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा पैसे होते हैं, तो एक्वायर करती जाती है। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उन्होंने एक्वायर किया था टाटा ऑयल मिल्स को, पॉन्ड्स को, जिससे क्या हुआ था, उनके मार्केट का शेयर इंप्रूव हो गया था। टेक ओवर्स दिखता है ना, एक्विजिशन दिखता है। ओके, सो ये हो गया ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। अब आते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन पे। तो पिछले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, बेसिक पैकेजिंग कर दी, मार्केट में सेल कर दो। आज आपको कस्टमर को अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि हैंगर में, जो हैंगर होते हैं ना, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया है कि जो हैंगर होते हैं, सो हैंगर में क्या होता था, अपन को कपड़े फोल्ड करके रखने पड़ते थे, है ना, पूरे अपन पहले लपेटेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर हैंगर में टांगेंगे, ठीक है। अब ऐसे न्यू हैंगर्स आने लगे हैं जहाँ पर ऐसे यहाँ पर साइड में पिन्स लगी हुई हैं। सो आपको अब अंदर ऐसे कपड़ा फोल्ड करके नहीं डालना, बस उस पिन्स में लटका दो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ऐसे भी कार्डबोर्ड आने लगे जिसमें कपड़े खुद भी खुद लपेट जाते हैं, बस आपको बस फ्लिप करना है, राइट। सो ऐसी इनोवेटिव चीज़ें आ गई हैं मार्केट में जिसको कस्टमर्स खरीद रहे हैं, येस और नो स्टूडेंट्स। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा ऐसे प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसमें इनोवेशन हो, जिसमें कुछ नई चीज़ें हों, ओके। जैसे अभी आपने देखा होगा एक बल्ब आने लगा है, एलईडी टाइप का बल्ब, जिसमें ना अलग अलग कलर्स की लाइट होती है, पिंक लाइट, ब्लू लाइट। सो जिस हिसाब का आपका मूड है उस हिसाब से आप चीज़ों को चेंज करो। जैसे गूगल मिनी था तो वो ना चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता था, बट अब एलेक्सा के टाइम पर क्या हो गया, एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट्स, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, एलेक्सा क्लोज द डोर। तो जितनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो सकती हैं आप उसे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हो, यस। तो इतनी इनोवेटिव चीज़ें किसने लाई, एमएनसीज ने लाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा। सो प्रोडक्ट इनोवेशन, दीज एंटरप्राइजेस हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च and development department engaged in the task of developing new products, superior designs for existing products, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नई नई टेक्निक को लेके आते हैं, नई नई चीज़ों को लेके आते हैं एंड मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट तक स्प्रेड है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग पर, ठीक है। ना सिर्फ डिजिटल, फिजिकल मार्केटिंग पर भी वो इन्वेस्ट करते हैं। दे यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड। देयर एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। जैसे आपने देखा होगा पैंटीन जो शैम्पू आता है उसकी एड में वो हीरो हीरोइन को हायर करते, करोड़ों रुपए पे करते हैं, एंड उसके साथ वो जो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं प्रोडक्ट का, तो सोचिए कितना खर्चा करते हैं मार्केटिंग पे, ठीक है। और अच्छे अच्छे हेयर्स दिखाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हेयर्स दिखाते हैं। हीरो हीरोइन के हेयर्स असली में अच्छे नहीं होते, बट उसमें एक्सटेंशन लगा के अच्छे से दिखाते हैं एकदम। तो वो क्या करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं और एग्रेसिव मार्केटिंग होती है उनकी। कई बार ऐसी मार्केटिंग होती है कि दूसरी फर्म्स को तो हटा ही दो मार्केट से। तो कई इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग होती है क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा, ठीक है। नाउ फॉरेन कोलैबोरेशंस। सो ग्लोबल एंटरप्राइज यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज pertaining to the sale of technology, production goods, use of brand name for the final products। क्यों, आप मुझे बताइए कि ग्लोबल एंटरप्राइज की नज़र हमेशा हमारे देश पे क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास क्या है, अबंडेंसी ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया, तो मतलब हम क्या हैं, हम अबंडेंट हैं सारे रिसोर्सेज में। तो विदेशी जो हैं आज भी हमारे पास आते हैं जब उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है सस्ते में, ठीक है। बट अब ऐसा हो गया है कि हम कट टू कट कंपटीशन होल्ड करते हैं। अब हमारे खुद के रेट्स हैं, हमारी खुद की डिमांड है, हमारा लेबर भी इतना चीप नहीं है, बट स्टिल एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा है इंडियंस का, एंड उसको बंद हो जाना चाहिए, तभी तो डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगी, ओके। सो फॉरेन कोलैबोरेशंस भी एक फीचर है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप नोट्स आप बनाते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स के बाद सेफगार्ड्स। सो फॉलोइंग सेफगार्ड्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट इफेक्टिव रोल ऑफ MNCs in a host country like India. So MNCs should be allowed to enter in high-tech industries only, for example telecommunication, petrochemicals. So MNCs जो हैं इंडिया में उनको आप
हाई टेक इंडस्ट्रीज के लिए ही आप अलाउ करो। फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, ये 2 एग्जाम्पल हैं। एमएनसीज मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक ग्लोबल एंटरप्राइज हो तो यस, आपके विदेश से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, अगर कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स और इंपोर्ट्स कम हैं, ठीक है, तो मतलब फ्रूटफुल चीज़ है, अपने पास पैसा आ रहा है। बट अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यानी कि हमारा पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सरप्लस में थे, यहाँ हम आ जाएंगे डेफिसिट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का बैलेंस होना चाहिए। एमएनसी इज नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइज बट दे मस्ट ऑफर हेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक फर्म्स। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक ग्लोबल एंटरप्राइज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी एंटरप्राइजेस को एकदम मार दो, यानी किल कर दो, यानी बंद करवा दो। आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप करना है, ना कि अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज, जिससे बोलते हैं ना कि आज आपने ये चीज़ की, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट हो सकता है न्यू रूल्स ले आए एमएनसीज के ऊपर, बट अभी तो वो बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको आप सपोर्ट करो रादर देन किलिंग देम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे नोट्स। अभी तक 1 to 3 पॉइंट्स के नोट बनाओ ऑफ द सेफगार्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर है केस स्टडीज। सो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज। तो निकाल लीजिए कौन सी रजिस्टर, Q&A रजिस्टर। अगर अभी तक कोई भी डाउट्स आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नाउ सोनी लिमिटेड, मैंने आपको बोला था ना, सोनी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोनी लिमिटेड इज़ अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको पता है ये सोनी की टीवी, सोनी का फ्रिज, कितनी सारी चीज़ें बिकती हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड इन अ कंपनी एंड हैज़ इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन जापान, टोक्यो, ठीक है। टू मैनेज इट्स ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज डिफरेंट कंट्रीज, द कंपनी एम्प्लॉयज ट्रेंड एंड प्रोफेशनल मैनेजर। सो हर कंट्री में अपनी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए कंपनी ने अच्छे मैनेजर्स को रिक्रूट करके रखा है। सो दे ऑलवेज मेक यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिमेन लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये क्या करते हैं, सोनी में अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं। जैसे अभी सोनी ब्रावो आया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सो नेम द टाइप ऑफ एंटरप्राइज मेंशन्ड इन द अबाउ एग्जाम्पल। तो कौन सी एंटरप्राइज है आप बताओ? ग्लोबल एंटरप्राइज है ना, एमएनसी है। सो मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज। ओके, सो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टेट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सोनी इज लोकेटेड। तो जापान में लोकेटेड है ना, टोक्यो। इसको हम क्या बोलेंगे? ये है होम कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ सोनी मेंशन्ड इन अबाउ स्टेटमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो मेंशन्ड है। ओके, सो ये थी अपनी केस स्टडी। नाउ स्टूडेंट्स, ये था अपना कंप्लीट एमएनसीज का लेक्चर एंड इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। बट बिफोर दैट, आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये इकलौता यूट्यूब चैनल है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के अगर आप यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सिस्टमैटिकली। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे ही हैं। तो आई नो कि आप चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तो क्यों ना हमसे भी कनेक्ट हो जाओ, राइट। तो एक कदम आप बढ़ाइए और हम तो आपके सामने सारी चीज़ें लेके आ चुके हैं, ठीक है। फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गेट कनेक्टेड विद अस, टॉक टू अस, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, टेल अस एंड वी आर हियर फॉर यू। ओके, वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड्स भी। अब कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हम आपको पढ़ाते हैं? हम आपको पढ़ाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान। अगर आप इनमें से किसी भी बोर्ड्स के लिए हैं तो दिस चैनल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप CBSE के हैं सो वेल एंड गुड। ओके, नाउ अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ये भी एक न्यू डोमेन है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश
अच्छी, आई नो आप सबकी इंग्लिश अच्छी है, बट अगर आपको थोड़ी और इन्हांस करनी है, जैसे थैंक यू बोलने के नए तरीके, जैसे हाउ आर यू एक बहुत ही पुराना तरीका हो गया है, उसको बोलने का नया तरीका, तो ये सब चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखनी है तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का स्पोकन इंग्लिश कोर्स अभी हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस जा रहे हैं, उसको आप देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, सो हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है, सो आप उस चैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक करिए इस वीडियो को, यस स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।